हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस टाइम हम जो पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है IMED। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसी के चक्कर में कई लोग नहीं पढ़ते और कई सारे लोगों की बैक आ जाती है। और मैं यही शुरू से चीज़ कह रहा हूँ, यदि आप इस सब्जेक्ट के लिए केवल 15 दिन 2-2 घंटे दे के चलेंगे ना, तो भाई आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। ये चीज़ आप मेरी मानो बात को। और आप क्या होता है, टॉम एमडी को लंबे टाइम तक पढ़ते हो पर उतना अच्छा नंबर नहीं आ पाता। हाँ, हालांकि वह इंटरव्यू और सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, लेकिन भाई इसको भी थोड़ा पढ़ लो 2-2 घंटे, आपका परसेंट बन जाएगा। और भाई मैं एक चीज़ बताऊँ ना, ये चीज़ें भले इंटरव्यू वगैरह में ना पूछी जाए ना, लेकिन आगे चल के यदि आप जैसे मान लीजिए जॉब करें, लेकिन जॉब करके आप खुद अपना कुछ का काम करना चाहेंगे ना, तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मदद करेगी। तो ये सब चीज़ें तो हम बात कर ही लिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज की वीडियो में हम जिस चैप्टर को देखेंगे उस चैप्टर का नाम है वर्क कल्चर, शायद जो कि आपका 7वां चैप्टर है। वर्क कल्चर चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे आज की इस वीडियो में, तो कोई ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए वर्क कल्चर होता क्या है। ये चैप्टर का नाम है, तो पहले चैप्टर का अर्थ जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, वर्क कल्चर का मतलब ये होता है ना कि जैसे कोई एक टीचर का वर्क कर रहा है, कहीं पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, एक आर्मी वाला भी कहीं पढ़ा रहा है, एक आर्मी वाला भी कहीं अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो भी अपने कहीं सेवा दे रहा है, लेकिन दोनों लोगों में डिफरेंस है। यहाँ का कुछ अलग माहौल है, वहाँ का कुछ अलग माहौल है। तो इसी को कहते हैं वर्क कल्चर। जैसे भाई देखो, अगर कोई एक अच्छी कंपनी में जॉब करेगा तो उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है ना, भाई यहाँ पे ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। अब कोई चपरासी, उसका अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। अब यही चीज़ होता है वर्क कल्चर, क्योंकि उस जहाँ पे काम किया जा रहा है वहाँ का माहौल कैसा है, क्या स्टैंडर्ड है, यही होता है वर्क कल्चर। यानी कि आप लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा है, मतलब यही सब चीज़ें हैं वर्क कल्चर। तो आप सभी लगभग इस चैप्टर का मतलब जो है नाम वर्क कल्चर, वो तो समझ ही गए होंगे। अब आगे चलिए, टॉपिक वाइज चीज़ों को हम पढ़ते हैं। पहले तो देख लीजिए वर्क कल्चर क्या होता है, डिफिनीशन देखते हैं कि कार्य ही संस्कृत होती, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्क कल्चर ना, तो क्या रह कह रहा कि कार्य ही संस्कृत होती है, यानी कि वर्क ही कल्चर होता है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे जो काम कर रहा है वही एक कल्चर है। तो वही कह रहा है कि कार्य ही संस्कृत है, जो कर्मचारी को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका और संगठन कैसे कार्य करता है को तय करता है। यानी कि जो वर्क कल्चर होता है उसमें कहा गया है कि वर्क ही कल्चर है, जो कर्मचारी को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका और संगठन कैसे कार्य करता है, इसको क्या कौन तय करता है, वहाँ का वर्क कल्चर। अब देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन जो है, ये तो डिफिनीशन हो गई थी। अब देखिए अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन हो क्या है कि कार्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं, एक स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षणों की विवेचना करिए। तो इसमें एक चीज़ ये कह रहा है कि कार्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं, यानी कोई डिफिनीशन आपको फिर से लिख दे रहा है और कह रहा है कि एक स्वस्थ कार्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं, या एक स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षणों की विवेचना करिए। तो सबसे पहले तो आपको कार्य संस्कृति डिफिनीशन लिखना है, इसके बाद जो एक स्वस्थ वर्क कल्चर होता है, गुड वर्क कल्चर होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, तो ये चीज़ आपको बताना है, ठीक। तो पहले तो आप एक चीज़ लिख सकते हैं कि आदमी की भाषा में कार्य संस्कृति कर्मचारियों की मानसिकता को संदर्भित करता है। इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि आम आदमी की बात करें, आम आदमी की भाषा में जो कार्य संस्कृत होता है वह कर्मचारियों के व्यवहार को तय करता है, वह कर्मचारियों के व्यवहार और मानसिकता को दर्शाता है, जो आगे संगठन के माहौल को तय करता है। इनके कहने का मतलब है कि अगर कोई आम आदमी, उसके अनुसार जो कार्य संस्कृत होती है वह उस कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं उनके मानसिकता और कर्मचारियों के साथ या लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके को व्यक्त करता है, और उनका व्यवहार ही आगे यह तय करता है कि उनकी जो कंडीशन होगी वो कैसी रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, वहाँ के जो जितने बैंक वगैरह में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सभी लोग अच्छा व्यवहार नहीं है लोगों के साथ, तो वहाँ पे लोग आना कम पसंद करेंगे।
हालांकि वहाँ क्योंकि वहाँ पर उनका काम है, लेकिन अगर वही लोग दुकान कोई खोल लें तो वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। अब देखिए क्या है इसमें, देखिए आगे क्या है कि संगठन को एक मजबूत कार्य संस्कृति का तब कहा जाता है जब कर्मचारी संगठन के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, साथ ही संगठन के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। स्वस्थ कार्य संस्कृति कहा जा सकता है जबकि कुछ संगठन में कर्मचारी निर्देशों का पालन पालन करने से हिचकिचाते हैं और सख्त प्रक्रिया द्वारा कार्य करते हैं। ऐसे संगठनों की संस्कृति कमजोर होती है। इसमें कह रहा है कि जो स्वस्थ कार्य संस्कृति होती है उसमें क्या मतलब होता है कि जो संगठन है उसको एक तभी मजबूत कार्य संस्कृति वाला कहा जा सकता है जब वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उस कंपनी के जो रूल है, उस कंपनी के जो रूल है, वहाँ का जो नियम है उसको लोग अच्छे से फॉलो करें। जैसे मतलब कि मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई देश मान लीजिए, तो हमारे देश का जो भी रूल है वो लोग जब हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो उसे ही कहा जाता है कि गुड वर्क कल्चर। लेकिन होता क्या है, कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं ना जो कि मतलब इस टाइप से काम नहीं करते हैं। अगर आप उनसे प्रेम से कहें भैया यहाँ का ये रूल है आप इसको फॉलो करें, तो लोग फॉलो ही नहीं करेंगे। तो वही कह रहा है कि कहीं कहीं के ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दिशा निर्देशों का पालन करने से हिचकिचाते हैं और सख्त प्रक्रिया, उनके लिए थोड़ा सख्ती लानी पड़ती है, सख्त प्रक्रिया द्वारा ही कार्य करते हैं और उस कार्य संस्कृति का पालन करते हैं। ऐसे संगठनों की कार्य संस्कृति कमजोर होती है। तो वही कह रहे हैं जैसे मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, उस संगठन के जो भी रूल है उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरा संगठन, उस संगठन के जो एम्प्लॉय हैं वह उसके रूल को उतना अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जिसका फॉलो करेंगे वो तो आगे जाएगा और जो इसका फॉलो नहीं करेंगे उतना आगे नहीं जा पाएगा। स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षण क्या है? अब दरअसल यार आज सुबह उठा था, एक्सरसाइज खूब किया हूँ और अभी पानी नहीं पिया हूँ, हो गया है बारिश, लाइट आई नहीं, इसलिए थोड़ा सो आ रहा है। तो देखिए क्या है अगला जो है कि स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षण क्या है, यानी कैरेक्टर ऑफ हेल्थी वर्क कल्चर कि क्या लक्षण होते हैं। पहला क्या है कि स्वस्थ कार्य संस्कृति कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, साथ ही उत्पादकता भी बढ़ती है। क्या कह रहा है कि स्वस्थ कार्य संस्कृति से कर्मचारी जो होते हैं संतुष्ट रहते हैं, साथ ही उत्पादकता भी बढ़ती है। पहला लक्षण ये होता है जिसे मान लीजिए अगर कहीं स्वस्थ कार्य संस्कृति है तो जो कर्मचारी होते हैं वो सभी लोग संतुष्ट रहते हैं। अब आप सोचिए कि कोई संगठन है, वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी लोग संतुष्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अच्छे से काम करेंगे और जब अच्छे से काम करेंगे तो उत्पादकता में अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण रहने के साथ साथ आपस में सबका सम्मान करना चाहिए। काम में संघर्ष और गंदी राजनीति से कुछ नहीं मिलता है। तो इनका देखिए एक अगला चीज़ ये कह रहे हैं कि कर्मचारी जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संगठन, उस संगठन में कई सारे कर्मचारी होंगे, तो कर्मचारियों को चाहिए कि वो सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, आपस में लड़ाई न करें, आपस में प्रेम से रहें और सभी का सम्मान करें। और कह रहा है कि संगठन में काम में जैसे मान लीजिए कोई काम है, उस काम करने के लिए एक होता नहीं संघर्ष करना या गंदी राजनीति करना, भाई पहले ये काम कर दे, हम करेंगे, हम ही रोज करते हैं, कि ये क्यों नहीं करता है। तो इस टाइप की जो मानसिकता है ना, उस टाइप की मानसिकता गलत होती है गुड वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग। क्यों होता है? क्योंकि होता क्या है ना, जैसे हमारे संगठन है, अब वहाँ बहुत सारे लोग, अब सभी लोगों के मन में यही आ जाए, अरे यार यही काम कर देगा, हम तो रोज रोज करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो क्या है गंदी राजनीति है। अगर आप उस टाइम खाली हो तो आप दायित्व है कि आप उसको काम कर दो, और दूसरे का भी दायित्व यही है कि वो भी, उसके अंदर भी यही चीज़ होना चाहिए कि भाई अगर वो कभी खाली है तो भी काम कर दे, यानी कि उस काम के लिए वो ये ना सोचे नहीं यार अब तो मैं नहीं करूँगा, अब यही आगे कर देगा। तो इस टाइप की जो मानसिकता होती है उससे संगठन कमज़ोर होता है, और संगठन मजबूत तभी हो सकता है जब ऐसी मानसिकता केवल एक व्यक्ति के अंदर नहीं बल्कि सभी के अंदर हो। पता लगा एक आदमी के अंदर है नहीं भाई यार हम तो नहीं करेंगे भाई, दूसरा आदमी कह रहा है कि नहीं यार हम तो नहीं करेंगे, और एक है कि नहीं यार चलो
भाई साहब वह नहीं है तो चलो यार हम ही काम कर दें, लेकिन दूसरा आदमी ऐसा नहीं सोचेगा, तो कब तक इस टाइप की चीज़ें हो पाएंगी, ये चीज़ आप समझिए। तो इसीलिए कह रहा है कि सबको, किसी को काम के लिए संघर्ष और गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है, प्रत्येक कर्मचारियों को एक समान माना जाना चाहिए। कह रहा है कि कोई संगठन है, उस संगठन में प्रत्येक कर्मचारी को एक समान माना जाना चाहिए। जितने भी कर्मचारी हैं सबको एक समान माना चाहिए, सबको एक समान माना जाना चाहिए। चाहे वह फिर कोई बड़ा अधिकारी हो, उसका भी सम्मान करना चाहिए, और कोई एक छोटा भी अधिकारी हो तो भी उसका सम्मान करना चाहिए। पद को लेकर के किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यदि आपको किसी का आकलन करना है किसी भी संगठन में, तो उसको पद को लेकर के ना करें, बल्कि ये देखें कि कौन कैसा काम करता है। पता लगे वो बहुत बड़ा पद पे है लेकिन लापरवाही कर रहा है, उसका काम उतना अच्छे से, लेकिन एक है छोटे पद पे है, लेकिन कोई काम 5 बजे कंप्लीट करना है तो 4:30 ही बजे कंप्लीट कर दे रहा, 5 बजे आना है 4:50 पे आ रहा है। तो कौन है वो? भले छोटे पोस्ट पे है लेकिन वो अपने काम के प्रति सजग है। तो इसलिए आप काम के आधार पर सच मतलब किसी को जज करें। ऐसे नहीं है कि किसी को इस टाइप से कि उसका पद छोटा है या इसका पद बड़ा है। तो वही कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति से भेदभाव ना करें, और अगर किसी को जज करना है तो उसके काम के आधार पे करें, ना कि पोस्ट के आधार पे। अब देखिए जो चौथा पॉइंट है गुड वर्क कल्चर का, चौथा क्या है कि जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको तो आप प्रोत्साहित करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है उनकी आलोचना करने के बजाय उन्हें अगली बार के लिए प्रोत्साहित करना। यही चीज़ें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई संगठन है, वहाँ पे कोई आपका एक गोल दे दिया गया, कई सारे लोग हैं जो कि उस गोल को कंप्लीट कर लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके भाई हैं जो उस गोल को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आपका यहाँ पे जो दायित्व है वह यह नहीं है कि भाई अरे यार हम लोग, वो लोग तो कर लिए, ये नहीं कर पाया तो इसकी बुराई करें, भाई तुम क्यों नहीं कर पाए। उसे एक बार अपने पास बुलाइए, उससे पूछे हाँ भाई क्यों नहीं कर पाए। लेकिन अगर वह ईमानदारी से चीज़ें बता रहा है तो उसकी आलोचना ना करें, बल्कि उसको मोटिवेट करो, नहीं यार कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ईमानदारी से मेहनत करो, अगली बार हो जाएगा। तो इस टाइप से उसकी आलोचना न करके बल्कि उसको आप प्रोत्साहित करें कि भाई आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट ये होना चाहिए संगठन में प्रत्येक को अपना विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। टीम के लीडर और प्रबंधकों को अक्सर अपने अधीनस्थों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। यही कह रहा है कि जितने भी एम्प्लॉय संगठन में उन सब के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो लोग अपनी बात को रखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हों। साथ ही साथ जो वहाँ का मेन लोग हैं, उस कंपनी के, उस संगठन के प्रबंधक हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी को चाहिए कि वह अपने अधीनस्थ जो उनके अधीन काम कर रहे हैं उन सब की बातों को सुने, और ना सिर्फ बातों को सुने बल्कि वह उस चीज़ पे कार्य भी करें। तो ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले वही मैं एक चीज़ फिर से बता देना चाहता हूँ, कैरेक्टर ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर। पहला होता है कि जो पहले बहुत जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ। फर्स्ट क्या है? स्वस्थ कार्य संस्कृति से जो होता है, स्वस्थ कार्य संस्कृति जो से कर्मचारी संतुष्ट होता है, इससे उत्पादकता बढ़ती है। दूसरा क्या है? कर्मचारी को एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहिए, किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, और काम को लेकर के संघर्ष तथा गंदी राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलता है। तीसरा चीज़ क्या है कि प्रत्येक कर्मचारी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बड़े अधिकारी और सामान्य कर्मचारी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कर्मचारी को उनके कार्य से ही आकलन किया जाना चाहिए, किसी और से नहीं। वही कह रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बड़े अधिकारी और एक समान कर्मचारी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कर्मचारी को उसके कार्य से आकलन करना चाहिए, ना कि उसके पद से। अब देखिए तीसरा क्या है? जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है उनकी आलोचना करने के बजाय उन्हें अगली बार बेहतर प्रयास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
पांचवा क्या है, प्रत्येक को अपने विचार रखने की क्षमता होनी चाहिए और लीडर तथा प्रबंधक को यह चाहिए वो लोग आम लोगों या अपने अधीनस्थों जो उनके अधीन काम कर रहे हैं उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और जो भी उनकी समस्या हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इस टाइप की क्वालिटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव में होनी चाहिए। अगला जो हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रारंभ, नहीं भाई बस हाँ। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि एक क्वालिटी सबके अंदर होना चाहिए बट होता नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है यार। प्रॉब्लम ये हुई है ना, सुबह उठ के एक्सरसाइज किए हैं, सब चीज़ हो गया है, नाश्ता वगैरह हो गया है, बारिश होने लगी, बिजली कट गया है और मैं आपको क्या बताऊं भाई ना, यार पानी नहीं भर पाए, पानी पिए नहीं हो, पानी बिना प्यास लग रही है। तो अब एक देख लीजिए कि प्रोफेशनल इथिक्स क्या होता है। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, पेशेवर या व्यावसायिक। प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर या व्यावसायिक। इथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिकता के कोड तथा उसकी आवश्यकता को समझाइए, यानी प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल एंड एथिक्स के बारे में आपको लिखना है। जैसे प्रोफेशनल मतलब व्यवसायिक या तो पेशेवर, इथिक्स मतलब नैतिकता। तो ये कह रहा है प्रोफेशनल इथिक्स क्या होता है कि जब किसी कोर्स के अंदर कोई व्यक्ति स्किल को डेवलप करता है, जब किसी कोर्स के अंदर कोई व्यक्ति जब किसी कोर्स जब किसी कोर्स के अंदर कोई व्यक्ति अपने अंदर एक स्किल को डेवलप करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोफेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप आईटीआई करने गए या मान लीजिए आप कोई सिंगिंग करने गए, तो आप क्या किए, वहाँ पे आप एक स्किल सीख रहे हो, एक स्किल डेवलप कर रहे हो, उस स्किल का नाम है सिंगिंग। तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, प्रोफेशन। और जब आप सीखे गए स्किल को किसी कार्य क्षेत्र में अप्लाई करते हो तो उसको कहते हैं प्रोफेशनल। तो आप, मुझे लगता है प्रोफेशन और प्रोफेशनल में अंतर समझ गए हो। जैसे मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा के थ्रू एक स्किल को अपने अंदर डेवलप कर रहा हूँ। आप अपने अंदर एक स्किल को डेवलप कर रहे हो और जब आप जॉब करने लगोगे तो क्या हो गए, आप तब प्रोफेशनल हो गए। अब तक तो आप यहाँ पढ़ रहे हो, जब आप अच्छे से अप्लाई करना सीख जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो आप प्रोफेशनल हो जाओगे। और जैसे आप पास आउट होगे आप तुरंत नहीं जाके वहाँ कार्य क्षेत्र में अप्लाई करोगे, नहीं, आप जाओगे यहाँ से जॉब पकड़ोगे, 2-3 साल जॉब करोगे, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस होगा, तब आप अपने एक्सपीरियंस को किसी वर्क फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो जब आप अप्लाई करोगे देन आपको एक प्रोफेशनल कहा जाएगा, भाई साहब एक प्रोफेशनल आदमी है, इस चीज़ के प्रोफेशनल है। अब इथिक्स क्या है, देखिए इथिक्स का तात्पर्य होता है कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हो, कोई सिख है, कोई जौन है, कोई बौद्ध है, कोई क्रिश्चियनिटी है, कोई जेडुज़म, कुछ भी है, लेकिन ये तो सबके लिए है भाई ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये सबके लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र का हो, ये तो सबको जानना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और अगर किसी का कोई हम कभी लोग हेल्प कर सकें तो भी करना चाहिए, भले हम लोग किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, कंट्री से ही क्यों ना बिलोंग करते हों, तो ये चीज़ होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे प्रोफेशनल इथिक्स का क्या तात्पर्य होता है। देखिए जब आप कोई स्किल सीखते हो तो उसे प्रोफेशन कहते हैं, और उसी सीखे गए स्किल को जब आप किसी कार्य क्षेत्र में अप्लाई करते हो तो उसे प्रोफेशनल कहते हैं। इसी इथिक्स का तात्पर्य कुछ ऐसे रूल से होता है जो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो क्या हो गया, ये इथिक्स हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रोफेशनल इथिक्स का मतलब पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब ये कह रहा कि प्रोफेशनल इथिक्स आखिर आवश्यक क्यों भाई, किस लिए ये शब्द इतना ज़्यादा आवश्यक है, प्रोफेशनल इथिक्स, प्रोफेशनल इथिक्स। अब कुछ चीज़ को हम लोग जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हितधारकों के लिए एक वैध तरीके से सेवा करते हैं। जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं
वह हितधारकों के लिए एक वैध तरीके से सेवा करते हैं, जबकि उच्च स्तर के आचरण और चरित्र को बनाए रखते हैं और अपने पैसे को बदनाम नहीं करते हैं। हेलो, क्यों आवश्यक है तो वही बता रहा पहला कि हितधारकों के लिए, यानी हितधारक क्या है, दूसरों के लिए यानी कह सकते हैं हितधारकों के लिए एक वैध तरीके से सेवा करते हैं। वैध तरीके मतलब जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास डिग्री है, मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो क्या हो, एक वैध तरीका, वैलिड तरीका है। लेकिन एक मान लीजिए मैं भाई ऐसे ही जाके कहीं पे ऐसे ही सीख लिया हूँ किसी मेडिकल स्टोर से कि हाँ ये ऐसे दवाई देना चाहिए, ये ऐसी दवाई देना चाहिए, बस वो क्या हो गया, वो एक हो गया कि भाई वो अवैध तरीका है, और यह क्या हो गया, वैध तरीका। तो वही कह रहा है कि जो प्रोफेशनल इथिक्स होता है वह हितधारकों के लिए वैध तरीके से अपना वर्क करता है। ऐसा नहीं कि बस वो केवल ऐसे ही करने लगा, उसके अंदर वो क्वालिटी रहेगी और वह कस्टमर के लिए एक वैध तरीके से वर्क करता है और अपने आचरण और चरित्र को बनाए रखता है, उसको बदनाम नहीं करता। जैसे मान लीजिए अभी कोई आप डॉक्टर हो, गवर्नमेंट हो, या आप अपने आसपास ये सब चीज़ें आप समझे होंगे, जानते होंगे, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा का हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अभी तक गांव और दुनिया नहीं देखे हो। अब सपोज कर लीजिए आपके पास में एक डॉक्टर है और एक थोड़ा दूर पे डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर 500 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, दोनों लोग डॉक्टरी करते हैं। अब एक डॉक्टर ऐसा है कि जो 2 रुपए की दवाई को 3 रुपए में बेचता है, दवाई महंगा बेचता है। एक है जो दवाई ठीक दाम पे देता है, उसका बातचीत करने का तरीका भी मालूम है, किससे कैसे बातचीत करना है। और एक है जो 1-2 रुपए महंग दे रहा है, या महंग ना भी दे, लेकिन उसके बातचीत करने का तरीका नहीं सही है, व्यवहार सही नहीं है, तो क्या कोई उसके पास जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा कोई, भले वो सस्ता सामान दे। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये प्रोफेशनल इथिक्स हो गया कि भाई देखो ये चीज़ नहीं करना हम लोगों को। इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, पेशेवर मानकों के अनुसार। पेशेवर मानकों के अनुसार, पेशेवर मानकों के अनुसार मतलब समझ रहे हैं, प्रोफेशनल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग निष्पक्षता, उचित परिणाम, परिश्रम और पेशेवर देखभाल के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। यानी कि कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, जब वो अपने वर्क फील्ड में वर्क करता है, अगर वह एक सच्चा प्रोफेशनल है तो वह किसी से भेदभाव नहीं करता, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कास्ट के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, रंग के आधार पे। जैसे मान लीजिए अभी आप जा रहे हो जॉब करने, आपका जो इंटरव्यू लिया उसने आपकी रंग देखकर, आपका कास्ट देखकर, आपका रिलीजन देख के आपको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन एक अच्छा प्रोफेशनल जो होता है वो ऐसा कुछ नहीं देखता, वो ये देखेगा भाई तुम क्या हो क्या ना, उससे मुझे नहीं मतलब, मैं जो चीज़ पूछने आया हूँ अगर आप वो बता देंगे तो आप मेरे लिए हैं, नहीं बता पाओगे भाई हम लोग कहीं और जाएंगे। ये चीज़ होता है एक अच्छा प्रोफेशनल के अंदर। तीसरा देखिए क्या है, अपने अधिकारियों व अधीनस्थों से अच्छा प्रभावी संबंध बनाए रखना। जैसे मान लीजिए मैं प्रोफेशनल हूँ, एक व्यक्ति हूँ, और मैं मार्शल आर्ट का बड़ा एक्सपर्ट हूँ, सपोज कर लीजिए भाई। वैसे मैं मार्शल आर्ट तो नहीं जानता हूँ, बट सीखने का यार ख्वाहिश रहता हमेशा से, और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि अपने शरीर को मजबूत करो। अब यही चीज़ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने अधिकारियों व जैसे कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है तो उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वह उनसे अच्छा और प्रभावी संबंध बनाए रखता है, वह उनसे किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करता है, समझ रहे हैं ना, वह उनसे किसी भी तरीके से भेदभाव, वह उनसे अच्छा संबंध बनाए रखेगा। अभी जैसे मान लीजिए आपके टीचर हैं, कई टीचर ऐसे होते हैं जिनसे आप खुल के बातचीत कर सकते हो, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आप उनसे अपना दिक्कत नहीं शेयर कर सकते हो, सर ये मुझे नहीं आ रहा है। जबकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनसे आप 2 बार भी पूछ सकते हो। तो क्या हुआ, उस टीचर और आपके बीच में एक अच्छा रिलेशन है, जबकि उनके और आपके बीच में एक अच्छा रिलेशन नहीं है। तो ये चीज़ होता है कि मतलब प्रोफेशनल एथिक्स का जो एक क्वालिटी होता है प्रोफेशनल व्यक्ति का, वो यही होता है। इसके बाद देखिए पांचवा क्या है, अपनी गतिविधियों के प्राप्त। जैसे मान लीजिए अभी कोई डॉक्टर है और कोई महिला प्रेग्नेंट है,
उसको लड़की हुई या बेटा हुई या बेटा या बेटी हुई, जो भी हुई, तो वही कह रहा है, या कोई रिसर्चर है, या कोई मान लीजिए कि एक फॉरेंसिक जांच जो होती है वो है, तो वही कह रहा है कि अपने गतिविधियों के दौरान प्राप्त की जाने वाली गोपनीयता को वह बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की जानकारी को अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करे, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज़ मेरे भाई ये कह रहा है कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो होता है अपनी गतिविधियों के दौरान प्राप्त की जाने वाली जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखता है, उसको व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग नहीं करता है। तो ये क्या कौन से हो गए? ये हो गए प्रोफेशनल के हुआ। तो वही कह रहा है कि मतलब प्रोफेशनल के क्या क्या गुण होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, हितधारकों के लिए वैध तरीके से सेवा करते हैं, जबकि उच्च स्तर के आचरण और चरित्र को बनाए रखते हैं, अपने पैसे को बदनाम नहीं करते हैं, उनका जो पैसा उसको बदनाम नहीं। दूसरा क्या है, मतलब पैसे और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, निष्पक्षता, उचित परिणाम, परिश्रम, पेशेवर, जाति धर्म से उठ करके वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। उससे मतलब नहीं होता कि आपकी कास्ट कम्युनिटी क्या है या रिलीजन क्या है, किस गोरे हो काले हो, वो आपकी केवल सेवा करेगा। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व कर दे के देगा। ऐसा नहीं कि वो उस बस केवल वो इतना जानता कि आपको ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, वो अपने अधिकारियों, अपने बड़े अधिकारियों, अपने से छोटे अधिकारियों से अच्छा संबंध बनाए रखता है, और अपने अधिकारियों व अधीनस्थों से अच्छा प्रभावी संबंध बनाए रखता है। पांचवा, ये तो तीसरा हो गया। चौथा क्या है, कार्य संबंधी, हाँ चौथा देखिए क्या होता है, कार्य संबंधी जो जानकारी होती है, जैसे कोई कार्य कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो समय समय पे रिपोर्ट आती है कि भाई देखो इस काम पे, इस पर काम चल रहा है, अभी रिपोर्टें आई, अभी रिपोर्टें आई, तो वो अपने सभी रिपोर्टों को अपने अधिकारियों को उस चीज़ से अवगत कराते रहता है, पत्र भेज करके या किसी भी तरीके से अपने अधीनस्थ के द्वारा उस चीज़ से उन्हें अवगत कराते रहता है। और एक चीज़ यह भी है कि वह अपनी गतिविधि के द्वारा प्राप्त की जाने वाली जानकारी को, गोपनीयता को बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उसकी जानकारी का उपयोग करे। तो यही होता है बेसिकली दोस्त वर्क कल्चर। और मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ये क्या है, अभी देखो मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। एक वीडियो मैं शायद हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें होगा क्या, 2-3 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे मेरे पास ये नोट्स है, ठीक है। तो इस नोट्स का ये जितना पेज है, ये जितना पेज है, इन सारे पेज को मैं क्या करूँगा, 2 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ समझाऊंगा नहीं, बस ऐसे केवल पेज पलटते चला जाऊंगा चैप्टर वाइज। आप लोग देख लीजिएगा, समझना रहेगा तो समझ यहाँ से लीजिएगा, नोट्स बनाना रहेगा यहाँ से बना लीजिएगा, नोट्स नहीं बनाना रहेगा तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।